मैं हूं महसूस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है उसका जो पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो उसमें एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इससे संबंधित एक डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इन तीनों टॉपिकों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम आपको परिभाषा बता देते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा अगर बोर्ड में पूछा जा सकता है तो बता देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने क्या बताया था? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश। तो सबसे पहले आवेश ले लेंगे। ये आपके दो बराबर हैं परंतु विपरीत आवेश हो जाएंगे। कैसे विपरीत होंगे? एक माइनस क्यू आवेश हो जाएगा, एक प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इनके बीच की दूरी, फिर क्या बताया हमने? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इनकी अल्प दूरी कितनी कर लेंगे? 2l। इनकी अल्प दूरी हम मान लेते हैं, इनकी अल्प दूरी कितनी है? 2l इन दोनों आवेशों की। ठीक है, तो ये आपका जो चित्र में दिखाया गया है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो हम देख सकते हैं इसमें दो बिंदु आवेश हैं, बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं। इसमें दो बराबर लेकिन विपरीत बिंदु आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो ये एक क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो अगर कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आप बता देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से तो लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P क्या हो जाएगा? P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर हो जाएगा? Q इंटू 2l के। ठीक है, यही तो कहा कि किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हो जाएगा P 2ql, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आप जाहिर है जान सकते हैं कि इसकी दिशा भी दिखा रहा है, P की दिशा किधर है? माइनस Q से प्लस Q की ओर है। तो एक ये सदिश राशि है। क्या हो गई? सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किस तरफ होती है? वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अंदिश, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अंदिश माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है इसकी दिशा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो मात्रक आप जान सकते हैं कि इसका क्या होता है? Q आवेश का मात्रक क्या होता है? मात्रक। ठीक है दोस्तों, आवेश का मात्रक क्या होता है?
कूलाम का जानते हैं। और लंबाई है, ये 12 क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, लंबाई मीटर से नापी जाती है, तो इसका मात्रा आपका हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा इसकी हो जाएगी ATL। ठीक है दोस्तों, इसकी विमा हो जाएगी ATL। तो कभी कभी इसकी विमा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है 1 नंबर में, तो आपको विमा भी याद रखना है, मात्रक भी याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं बड़े डेरिवेशन की, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है काफी, 3-4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो आइए अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, द्विध्रुव के अक्ष के अंदिश किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरी कंडीशन है द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। तो चित्र बनाते बनाते थ्योरी भी आपको समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, AB, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम रख देंगे AB। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB वायुयान निर्वात में स्थित है तथा इस पर बिंदु आवेश -q तथा +q है। ठीक है दोस्तों, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 2L। इसका मान ये मध्य बिंदु हो गया, ये L कर देंगे और ये L कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये L 2L हो गई, और इसके मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु है और इसको O मान लेंगे। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर मान लीजिए, थोड़ा R दूरी पर एक बिंदु P है, और बिंदु कहां पर स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है। ये इतना जरूरी है कि द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है, यानी द्विध्रुव की इंड ऑफ पोजीशन पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है, और बिंदु P पर +q तथा -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें कितनी हो गई, E1 व E2। तो दोस्तों ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया है। एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया गया, वैद्युत द्विध्रुव वायुयान निर्वात में स्थित है, इसका नाम क्या है, AB है। ठीक है दोस्तों, और इस पर आवेश -q तथा +q विपरीत आवेश है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, इसका मध्य बिंदु O हो गया, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है, और बिंदु O से, यानी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लगता है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना बिंदु आवेश -q तथा +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। ठीक है, तो इतना हमने मान लिया है। तो अब शुरू करते हैं। तो जब E1 व E2 हो जाएगी, तो E1 कितना हो जाएगा, तो E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा, BP²। तो आपका BP कितना है, BP है आपका ये
O से P तक दूरी R हो गई और ये BP आपका हो गया, तो हो जाएगा R माइनस एल। R में से L को घटा देंगे तो ये BP निकल आएगा। ठीक है, तो BP आपका हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्यों हो गया? ठीक है, यहाँ पे BP इक्वल टू R माइनस एल एंड AP इक्वल टू, AP कितना हो जाएगा? ये A है तो R से L ज्यादा है तो L इसमें जोड़ देंगे R प्लस L। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि E2 कितना हो जाएगा। E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन AP स्क्वायर हो जाएगा, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्यों आएगा? ठीक है दोस्तों, E1 आपको पता चल गया, E2 आपको पता चल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि E1 बड़ा है क्योंकि R माइनस L का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये प्लस में आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 E2 से बड़ा है तो E कितना हो जाएगा, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है दोस्तों, E1 में से E2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? E आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू देखनी है Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस E2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? E इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसमें देख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इधर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इधर भी है, तो दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक है, तो क्या बचेगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये बन गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो अब इसमें एलसीएम ले लेंगे। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये दोनों एलसीएम में आएंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, वो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इधर R माइनस L स्क्वायर से R माइनस स्क्वायर कर दिया तो उधर बचा R प्लस L का होल स्क्वायर और इधर क्या बचा? माइनस में R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इधर करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और इधर इतना है तो कर देंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और इधर क्या हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, यहाँ माइनस है, अंदर के सारे चीज जो है वो बदल जाएंगे। R माइनस L का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होना था माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2RL होना था प्लस का 2RL हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q।
ठीक है, इंटू ऊपर हो जाएगा 2R कितना हो जाएगा 4RL। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेन कंडीशन लगानी होगी। कौन सी कंडीशन लगानी होगी? यदि इफ L इज लेस देन इक्वल टू R हो, यानी L जो है R से बहुत छोटा हो। ठीक है, R ग्रेटर हो, L बहुत लेस हो, तो क्या L इज इक्वल टू कितना? L को नगण्य में लेने पर, यानी L को शून्य में लेने पर। ठीक है दोस्तों, L अगर लेस देन R हो, ये कंडीशन हमने लगाई है कि अगर R के आन को देखते हुए L अगर बहुत छोटा हो, L की कोई मानता है ना, क्या L को एकदम नगण्य मान ले, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू, जब L को नगण्य मान लेंगे तो L का मान ही कुछ नहीं रह जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे L को नगण्य मान लिया, R स्क्वायर वैल्यू बचा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, R टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? 4RL, R से R की पावर 4 बेटा क्यूब बचा। E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 QL अपॉन R। तो ये आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 QL अपॉन R की बात है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे E इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, 2 इंटू 2QL लिख सकते हैं कि नहीं? 4QL है तो 2 इंटू 2QL में लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अभी हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो P इक्वल टू कितना हमने बार बताया था? P इक्वल टू 2QL। तो 2QL का हम P लिख सकते हैं। तो ये आपकी आ गई वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। इसका जो मात्रा हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों का कल्याण हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।